अब जो लास्ट में डिस्कस कर लिया था, क्या डिस्कस कर लिया था? आय का चक्रीय प्रवाह और उसके प्रकार और उसके चरण, ये 3 थे ना। इसकी परिभाषा, इसके चरण और इसके प्रकार, ठीक है। अब वो डिस्कस करवाएगा तुमसे कि इसके क्षेत्र कैसे हैं। तो एक तो 2 क्षेत्रीय है जहाँ 2 क्षेत्र काम करते हैं, एक ऐसा है जहाँ पे 3 क्षेत्र काम करते हैं, और एक ऐसा है जहाँ पे 4 क्षेत्र काम करते हैं। और उसके बाद आज लास्ट में रहेगा ये वाला तुम्हारा क्या, चक्रीय प्रवाह में ये कौन सा? एक तो ये इंजेक्शन यानी कि समावेश, और एक लीकेज यानी कि वापसी। एक कॉपी दे दो जैन 1 से, उसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको पढ़ने बैठोगे ना तुम तो ये बावले से हो जाओगे तुम। तो हमें ना ये जो डायग्राम्स बना रखे हैं इनको डिस्कस करना मेनली, सही। तो अभी ना ये वाला डिस्कस करते हैं, तुम आराम से क्लियर होगा, देखते रहना कैसे होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और ये नोट्स में ना है वैसे, ठीक है, तो नोट्स की दिक्कत मत लेना, नोट्स मिल जाएंगे। तो हमें डिस्कस करना है 2 क्षेत्रीय मॉडल, यानी इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है जी, 2 सेक्टर मॉडल। इसमें चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, तो हम एक ना बड़ा सा बना लेंगे, उसी में सारी चीज़ें घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने 2 सेक्टर मॉडल में सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, जिसको ये लोग लिख रहे हैं परिवार, यानी कि घरेलू क्षेत्र, जिसमें हम सब रहते हैं, जहाँ पे एक आम इंसान अपनी चीज़ों की मांग करता है कि हमें जी ये चाहिए और हमें जी वो चाहिए, ठीक। दूसरी बात देखो, हाउस होल्ड का हो गया। फिर तुम लोग लोगे फर्म, जैसे हमारे बगल में नोएडा है, ये फर्मों की तरह काम करता है। तो उसको दूसरे तरीके से ना इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे लिटरली व्यापार वगैरह होता है, व्यापारिक जो, हाँ, ऐसे क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र उसको भी कह सकते हैं। तो जब इन 2 क्षेत्रों की बात करते हैं तो हम बात करेंगे 2 सेक्टर मॉडल की। अब थोड़ा सा ना ध्यान से सुनो कि पहले की हाउस होल्ड सेक्टर होते क्या हैं। पारिवारिक क्षेत्र या फिर घरेलू क्षेत्र, इसको हम घरेलू क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। घरेलू या फिर परिवार या फिर हाउस होल्ड, किसी भी तरीके से देख सकते हो। तो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, ठीक है। इनके अंदर आते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, जो मांग करते हैं वस्तुओं और सेवाओं की, और उस मांग को पूरा करती हैं ये फर्में। तो इनके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर, हाँ, उत्पादक कह सकते हैं इसको हिंदी में, है ना। और ये उन गुड्स एंड सर्विसेज को बना के फिर इन्हीं को बेचते हैं। तो इनकी तो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और ये उस पूर्ति, मतलब ये मांग करते हैं, एज आ उपभोक्ता ये मांग करते हैं, और ये उत्पादक उसकी पूर्ति करते हैं, ठीक है। उस एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये हुई। अब उन वस्तुओं की जो मांग की जाती है, उन मांग को पूरा करने के लिए, यानी कि जब देखो मैं यहाँ लिख के चलूँगा साइड में, अभी मैं 2 शब्द की बात करी। एक होते हैं उपभोक्ता, इंग्लिश में बोले तो कंज्यूमर, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मांग पैदा करते हैं, मांग पैदा करते हैं। मांग किसकी होती है? वस्तु और सेवाओं की। मांग किसकी करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की। ये हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर मिलता है देखने को, यानी कि ये हमारे पारिवारिक जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ आमतौर पर यही मिलता है। दूसरा क्या है? ये कंज्यूमर हो गया। अब उत्पादक, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? पूर्ति करता है। पूर्ति किसकी करता है? सेम ही इंग्लिश में लिख देना उस बार, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज की पूर्ति करने के लिए उनको बनाना पड़ेगा, यानी कि इनका उत्पादन करना पड़ेगा। उस उत्पादन को करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो इनके पास होता है, यानी कि कारक सेवाएं। इनके पास कारक सेवाएं होती हैं। हर वो चीज़ इनके पास होती है जिससे एक वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तो हमारा जो ये हाउस होल्ड सेक्टर होता है, पारिवारिक क्षेत्र होता है, सबसे पहले अपनी कारक सेवाएं इन लोगों को देता है, ये कह लो कि बेचता है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कारक सेवाओं के मालिक भी होते हैं। इंग्लिश में लिखूं तो ऑनर्स ऑफ
फैक्टर सर्विसेज। कारक सेवाओं की जगह वो साधन सेवाएं लिख सकता है, नाम बदल सकता है, बट मतलब उनका एक ही होता है। ठीक है, ये फैक्टर सर्विसेज के मालिक भी होते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहला चरण मैं यहाँ लिखूँगा इस जगह पे। सबसे पहला चरण, हमारा परिवार यानी कि हमारा हाउस होल्ड, हमारा घरेलू क्षेत्र सबसे पहले फर्मों को क्या प्रदान करता है, कारक सेवाएं। इन कारक सेवाओं के नाम बता दो। ये तो भूमि श्रम पूंजी, बिल्कुल वही होगी, भूमि श्रम पूंजी और उद्यम, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इनके बिना वस्तुओं का उत्पादन हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको चरण 1 भी कहा जाता है कि आप सबसे पहले चरण में उत्पादन करते हैं कारक सेवाओं की मदद से, और उत्पादन करता कौन है, फर्म। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको कारक सेवाएं प्रदान करी। उन कारक सेवाओं की मदद से ये लोग करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। उत्पादन हो गया, यहाँ जाओ। कारक सेवाओं के बदले में ये फर्म इनको क्या प्रदान करती हैं, कारक भुगतान। अब कारक भुगतान कैसा होता है, जिसने भूमि दी उसको किराया दिया, जिसने श्रम दिया उसको क्या दिया, मजदूरी। इंग्लिश में इसको वेजेज या सैलरीज भी कह सकते हैं। जिसने पूंजी लगाई उसको ब्याज मिला, और जिसने उद्यम लगाया इनके व्यापार कर रहा है वो किसका अधिकार है, लाभ का अधिकारी है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था इसको वास्तविक, जो भी हमने पढ़ा था ना इसके प्रकार तौर पे, इसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं और इसको मौद्रिक प्रवाह भी कहते हैं। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने कारक सेवा इनको दी, इन्होंने उनकी मदद से उत्पादन किया वस्तुओं और सेवाओं का। फिर इन्होंने कारक सेवाओं के बदले में इनको कारक भुगतान करा। अब लोगों के हाथ में आ गया पैसा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये इन्होंने इनको प्रोवाइड करा, ये इन्होंने इनको प्रोवाइड करा। ठीक है, फिर तीसरा फेज क्या हो जाता है इनका, तीसरे रूप में क्या होता है, ये लोग व्यय करते हैं। व्यय किस पे, वस्तुओं और सेवाओं पे, है ना। इसको व्यय लिख दिया सिंपल, या उपभोक्ता व्यय भी कह सकते हैं उसको। सही है, तो ये पैसा लेके अपने बाजार में जाते हैं, और फिर ये तीसरा चरण हो गया। भाई पहले इन्होंने कमाया, मिले, खर्च करा, और बदले में इनको क्या मिलती हैं। चौथे चरण में इनकी तरफ से उल्टा, वस्तु एवं सेवाएं। ठीक है, कारक सेवाएं प्रदान करी, उत्पादन हुआ, बदले में इन्होंने कारक भुगतान कर दिया। इन्होंने उस कारक भुगतान को व्यय पर खर्च कर दिया, अपने उपभोग पर। ये किस पे, कहाँ, किस पे व्यय, मतलब किस पे व्यय करते हैं, उपभोग पे व्यय करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे उपभोग करते हैं। वो पैसा इन्होंने इनको दिया, इन्होंने बदले में वही वस्तुएं जो बनाई थी हमारी मदद से हम ही को वापस बेच दी, और क्या कमा लिया, मुनाफा कमा लिया। तो ये सर्कुलेशन ना ज़िंदगी भर चलता है, और इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं, और इसी को कहा जाता है 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें ये वास्तविक प्रवाह है, ये वास्तविक है, ये वाला वास्तविक है। सही है, ये वाला मौद्रिक है। ठीक, और ये वाला भी क्या है, मौद्रिक। तो चीज़ें तो ऐसे रिलेट कर सकते हो गए रिलेट। हाँ, पैसों से रिलेटेड है तो मौद्रिक है, और वैसे नहीं है तो वास्तविक है। ठीक, चलो इस बीच में एक चीज़ और आ जाती है। ये हो गया जब वो वित्तीय बाजार को इसमें नहीं लेता। वित्तीय बाजार का मतलब है जैसे बैंक वगैरह। अब ये हो गया विदाउट बैंक। अभी जो हमने पढ़ा ये हो गया विदाउट, इसको कह सकते हो वित्तीय बाजार। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह आ जाते हैं ना, वो उनकी बात करते हैं, जैसे बैंक इत्यादि। अगर बीच में बैंक शब्द घुसेड़ दो, ब्लैक पेन है किसी पे, दो ब्लैक पेन दो, उससे अलग दिखाएंगे इसको। तो ये हो गया बिना बैंकों के। ये जब सिंपल लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, और सुहाहा पैसा। लेकिन हाँ, रेड भी चलेगा। और उसमें तो भाई स्वाद आ रहा है, समझ में आ रहा है। इनमें बैंक
बैंक वगैरह को कैसे ऐड करते थे, क्या करेगा मुझे समझ ही नहीं आया। कैसे? बैंक इसमें ये सिंपल हुआ कि लोगों ने पहले नौकरी करी, पैसे मिले, खर्च करा, ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली, ये था सिंपल। उन्होंने कहा जी हम तो बीच में बैंक को घुसेड़ रहे हैं, समझाने वाली बात है, इसको वित्तीय बाजार लिख लो। मतलब ऐसी वो चीज़ है जहाँ पे पैसे का लेन देन आमतौर पर हो सकता है, सही है। अगर वित्तीय बाजार, इसको उन्होंने वित्तीय बाजार लिख दिया इंग्लिश में, हिंदी में वित्तीय बाजार, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स नहीं करता होगा? करते हैं। करता होगा ना। तो वो जो इनकी बचत होती है, बचत, वो कहाँ जमा करता होगा आमतौर पर? बैंकों में। फर्म भी ऐसे ही करती हैं, ध्यान रखना, फर्म बचत भी करती हैं, बचत तो जमा करती हैं बैंक में, और ज़रूरत पड़ने पर बैंकों से ऋण भी लेती हैं, यानी कि लोन इत्यादि। इसको कहते हैं वित्तीय बाजार। अगर बीच में से रेड वाला हटा दो तो विदाउट वित्तीय बाजार, यानी कि बिना वित्तीय बाजार के। और अगर वित्तीय बाजार उसमें घुसेड़ देते हो तो इनकी बचत वहाँ रिप्रेजेंट कर देगा, और वो उधार वगैरह यानी कि ऋण वगैरह के। ऐसे तो बैंक ऋण इनको भी देता है, हाँ, घर वालों को देते हैं, मतलब परिवार को। ऐसा नहीं कि इनको नहीं देता, देता है, सही है। तो ये हो गया हमारा 2 सेक्टर मॉडल। अगर अब इसी 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हम घुसेड़ दें सरकार को, सरकार तो नीचे है। सही है। इन्होंने सरकार को जनरली ये ले रखा है, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं सरकार, ठीक है। बस एक ही पन्ने में निपटा लेने सारा। अभी 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल में ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं कि ये सबसे पहले इनको दिया, बदले में ये मिला, फिर ये खर्च करा, फिर कारक सेवाएं मिली, ये तो चलेगा ही चलेगा। अब हाउस होल्ड सेक्टर का सरकार के साथ क्या लेन देन है, हमें उस पर बात करनी है, ठीक है। और भैया इनका इनके साथ क्या लेन देन है, उस पर बात करनी है। अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से भैया, अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर से बात करें सरकार की तरफ की, हाउस होल्ड सेक्टर सरकार को क्या प्रदान करता है, तो यहाँ एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, चेक कर लेना। एरो ऊपर की तरफ मारने का ये मतलब है कि हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा, यानी कि घरेलू क्षेत्र द्वारा सरकार को क्या दिया जाता है। तो वो देखा तुमने, कर वगैरह, टैक्स, टैक्स नहीं पे करते, कभी इनकम टैक्स, कभी कुछ टैक्स, है ना, होता है ना वो। तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा इनको क्या दिया जाता है? कर भुगतान, मतलब टैक्स वगैरह हमारा हाउस होल्ड सेक्टर इनको पे करता है। सरकार बदले में क्या देती है? सरकार बदले में क्या देती है? सरकार के द्वारा इस हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया जाता है? पता क्या दिया जाता है? ये जो कारक सेवाएं हमने फर्मों को दी है ना, ये कारक सेवाएं हम सरकार को भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है हम सरकार को नहीं दे सकते। तो ये जो बदले में हमने ये जो कारक सेवाएं अभी फर्मों को दी, वही कारक सेवाएं समझ के चलना कि सरकार को दी। एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान के चलो कि हमारे किसी फादर की जॉब जो है वो किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हो, तो ये जो श्रम वाली बातचीत है, ये वाली, ये जो श्रम वाली बातचीत है, ठीक है, वो हमने फर्मों को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करेंगे, सरकारी भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अब सुमित किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर कुछ कैडी सी पोस्ट पे पहुंच जाए तो दुनिया को बेच खाएगा ये, लेकिन काम वैसे ही कौन है, सरकारी दामाद कहलाएंगे फिर ये। तो सरकार इनको बदले में क्या देगी? वही इनको मजदूरी देगी ना, पर वो मजदूरी थोड़ी मोटी होगी, समझ रहे हो, पैसा बहुत मजबूत होगा। तो अगर कारक सेवाएं हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा सरकार को दी जाती हैं तो वो उन पे उनका भुगतान भी करते हैं, जिनको तुम कारक भुगतान कह सकते हो, कारक या फिर साधन, साधन भुगतान। इन्होंने एरो बिल्कुल नीचे दे रखे हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है, सरकार से ये वाला, ये बिल्कुल जड़ में घुसेड़ रखा है ना एरो, ये रहा एक एरो, ये रहा एक एरो, ये रहा और एक एरो, ये रहा। ये चीज़ है, ये सरकार से परिवार भी दिखा रहे हैं ऐसे। तो सरकार परिवार को साधन भुगतान करती है। अगर आपका कोई पारिवारिक व्यक्ति सरकार के लिए नौकरी करता है तो सरकार उनको साधन भुगतान करेगी। उसके अलावा ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जो पेंशन मिल जाती है, एक होती है ना हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर इनकम, समझ रहे हो सर दीदी। अब कोई बुजुर्ग रिटायर हो गए, उनको क्या मिलती है? पेंशन। तो सरकार ही तो है वो जो पेंशन परिवार तक पहुंचाती है, तो इसलिए उन्होंने और क्या लिख रखा? हस्तांतरण भुगतान दूसरे वाले फेस में।
गवर्नमेंट से रिलेटेड के लिए। हाँ, कि सरकार भी तो हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ देती होगी, तो उन्होंने इसके लिए क्या लिख दिया, हस्तांतरण, भुगतान, है ना। ये हो गया तुम्हारा हस्तांतरण, साधन भुगतान, भुगतान। तो कुछ इस प्रकार रिश्ता बनता है परिवार का और सरकार के बीच में। अब सरकार का और फर्मों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उनकी बात करें तो भैया ये जो वस्तुएं और सेवाएं ये हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रहे हैं, वही वस्तु और सेवाएं किसको बेच सकते हैं, सरकार को भी बेच सकते हैं। इनका काम तो फर्म वस्तु और सेवाएं बना के बेचना होता है। तो अगर ये सरकार को बेच, अच्छा उससे पहले बात सुनो, ये लोग क्या प्रदान करते हैं सरकार को, ये लोग तो सेम, इनका भी सेम है, ये लोग भी वस्तु सेवा, टैक्स वगैरह पे करते हैं सरकार को, प्रॉफिट टैक्स, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। जीएसटी वगैरह वाली जो बात होती है, इनकम टैक्स, जो तुम्हारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो सीधे जीएसटी है ये लोग इनको भरते हैं। वैसे एक इनसे इकट्ठा करके, परिवार वालों से इकट्ठा करके ये फर्म वाले जो टैक्स भरते हैं वो सरकार तक पहुंचा देते हैं। जब ये लाभ कमाते हैं, लाभ, ये जो लाभ है, इस लाभ पे जो टैक्स जाता है ना उसको कहते हैं प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉरपोरेट टैक्स, सही है। तो जैसे हाउस होल्ड सेक्टर इनको टैक्स भरता है, उसी प्रकार से फर्में भी इनको क्या भरती हैं, टैक्स भरती हैं। अब सरकार बदले में इनको पता है क्या प्रदान करती है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है आर्थिक सहायता, इसको इंग्लिश में सब्सिडीज कह देते हैं, आर्थिक सहायता। अब ये आर्थिक सहायता इनको क्यों देगी, अब मान के चलो कि सरकार ने इन फर्म वाले लोगों से कहा कि यदि आप किसी बैकवर्ड एरिया में जाके अपनी कंपनी लगाते हैं तो हम आपको टैक्स में भी छूट देंगे, बल्कि आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। अब ये बैकवर्ड एरिया में, यानी कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाके फर्म लगाने के लिए क्यों कहती है पता है, क्योंकि जब ये लोग किसी पिछड़े क्षेत्र में जाके पहुंचेंगे तो ये वहाँ के आसपास के माहौल को डेवलप करेंगे, उससे पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्या हो जाएगा, जनरली डेवलप हो जाएगा। इसीलिए सरकार उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है कि आप करो तो सही, हमसे मदद ले लो। और जो ये वस्तुओं और सेवाएं सरकार को बेचते हैं उसके बदले में इनके लिए क्या मिलता है, ये ना वस्तुओं सेवाओं के लिए भुगतान। अच्छा, ये सरकार फर्मों को देती है। हाँ, अगर सरकार फर्मों से खरीदती है सीधा, तो फिर उनको वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान। अगर हम इन तीनों को ऐसे एक साथ ले लोगे, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि 3 सेक्टर। और अगर इसमें एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो, 4 सेक्टर बन जाएगा। फिर ये 4 सेक्टर मॉडल, यानी कि चतुक्षेत्रीय, यानी कि 4 क्षेत्र वाला। अब उस 4 क्षेत्र में तुम्हें एक चीज़ ऐड करना है, किसको, इनको, विदेशियों को। अपने देश को छोड़ के सब कुछ क्या है, विदेश। इन विदेशियों को यहाँ चिपकाओ, सही है भाई। 2 में ये, 3 में ये और 4 में ये। तो जब तुम 2 की प्रैक्टिस कर लो, अगर तुम्हें 4 बनाना है तो तुम्हें 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, अपना प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें तो कुछ बदला ही नहीं, इसमें तो सेम चल रहा है। अब विदेशों के साथ इनकी क्या बातचीत होती है, करें विदेशों के साथ। अब कैसे, जनरली 2 सेक्टर मॉडल बहुत ज़्यादा आता है, 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्र तक भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसे कर दो, उसके ऊपर फिर लिखना भी होता ना, उसको फिर वो लिखने की प्रैक्टिस करी जाती है। चलो जी, अब देखो इन्होंने इसमें एरर मार रखे हैं। एरर देखो, परिवार द्वारा विदेशियों पर एरर, आयतों के लिए भुगतान, और फिर इन्होंने शुद्ध हस्तांतरण और साधन सेवाओं के लिए भुगतान। अगर फर्मों की बात करें तो निर्यात से प्राप्तियां और आयतों के लिए भुगतान। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना तो पहले फर्म का याद कर लो। फर्मों का और विदेश में बीच में ना आयात और निर्यात चलता रहता है। आयात निर्यात समझते हो, कुछ हम बेचते हैं, कुछ सामान हम बेचते हैं उनको, कुछ सामान वो हमें बेचते हैं, ये तो चलता है। तो मेरी बात सुनना, इनकी तरफ से इधर एरो तब आएगा जब इनको भुगतान करना होगा, किस पे, आयातों पे। तो ये जो एरो ये है, आयात के
लिए भुगतान। सही है। और अगर आयात का मतलब होता है जो आप विदेश से खरीदते, उसको इंग्लिश में इंपोर्ट भी कहते हैं, इंपोर्ट। अगर आप विदेशों से खरीदोगे तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। भाई आपने बाहर से कुछ सामान मंगवाया, एक विदेश से आपने मशीन मंगवा ली, तो आप उनको उसके बदले में पेमेंट करोगे ना। विदेशी आपको पेमेंट कब करेंगे? जब आप उनको सामान बेचोगे, आप निर्यात करोगे। तो ये कब होता है? निर्यात के, निर्यात से, चलो निर्यात से, निर्यातों से, कोई निर्यात से प्राप्तियां। हमारे तो प्राप्ति हो रहा है ना। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। तो जो कहते हैं ना कि मत पढ़ो, 12वीं के बाद एक्सपोर्ट में ही नौकरी करनी है, धागा कटिंग चलेगी, सिलाई चलेगी। तो वो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो किसको बेचते हैं? विदेशियों को। और विदेशी हमें बदले में क्या देते हैं? पैसा। अगर इनकी बात करें परिवार वालों की, तो हाउस होल्ड सेक्टर से इनके पास पैसा, सेम वही रीज़न है। हाउस होल्ड सेक्टर भी इनसे सामान खरीदता है, डायरेक्ट विदेशों से खरीद सकते हैं। तो वही आयात के लिए भुगतान, ये हमें करना पड़ता है। और विदेशी हमें किस प्रकार का भुगतान करके देते हैं पता है? ये जो विदेशी हैं, ये एरो उधर की तरफ है, ऊपर की तरफ परिवार की तरफ है, ठीक है। विदेशी हमें भुगतान करके देते हैं, हम इनको भी साधन सेवाएं देते हैं, कारक सेवाएं। ये जो कारक सेवाएं हैं ये हम फर्मों को भी देते हैं, सरकार को भी देते हैं, विदेशों को भी देते हैं। मान के चलो विदेश में सुमित की कंपनी चल रही है मजबूत, है ना, इसने वहाँ पे अपनी ज़मीन किसी को किराए पे दे रखी है, ऐसा भी हो सकता है। ये वहाँ व्यापार भी कर सकता है, वहाँ से लाभ कमा के ला सकता है। भाई बिजनेसमैन आदि है। ये जो उद्यम शब्द लिखा हुआ है, भाई ब्लर मत हो, ये जो उद्यम शब्द लिखा हुआ है ये देश में ही थोड़ी होगा, विदेश में भी तो हो सकता है। भाई ने विदेश में कंपनी खोल रखी है, बदले में क्या कमा के लाएगा वहाँ से? लाभ। भाई की विदेश में ज़मीन पड़ी हुई है, किराए पे ठा रखी है, क्या कमाएगा? किराया। ज़मीन पे तो किराया कमाएगा, सही है। चलो अभिषेक की नौकरी लगवा दो विदेश में, क्या कमाएगा? सैलरी, यानी कि इसको मजदूरी मिलेगी, मजदूर को मिलती है मजदूरी, मालिक को मिलता है लाभ, सही है। तुम्हें क्या पकड़ा जाए? तुम दोनों में पैसा है, तुमने विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पूंजी लगा दी, तुम्हें क्या मिलेगा? ब्याज। तो वही चीज़ ना विदेशों के साथ भी होती है। तो ये जो एक एरो है, ये जो कारक भुगतान है, इसको साधन भुगतान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग विदेशी, एरो ऊपर की तरफ है, परिवार को कारक भुगतान करते हैं। और क्या करते हैं? और ये लोग करते हैं इनका शुद्ध हस्तांतरण का भुगतान, ठीक है। शुद्ध हस्तांतरण, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, शुद्ध। जब भी कहीं तुम्हें शुद्ध शब्द लिखा मिल जाए ना, शुद्ध, ये वाला, जब भी तुम्हें कहीं शुद्ध शब्द लिखा मिल जाए तो समझ जाना बिना कैलकुलेशन के नहीं आया। अब हस्तांतरण का मतलब होता है ऐसे, जैसे मान के चलो बॉयज़ वाली लैंग्वेज में, गर्ल्स वाली लैंग्वेज में थोड़ा ड्रामा हो जाता है। गिफ्ट वाला एग्जांपल देता हूँ। लौंडे तो गिफ्ट देते नहीं है, हराम की दावत चाहिए। गर्ल्स में अगर गिफ्ट नहीं दिया तो पार्टी नहीं मिलेगी। तो तुम्हारे बीच में तो क्या होता है कि गिफ्ट दोगे तो पार्टी मिलेगी। लौंडों में क्या होता है? पार्टी खारी, डकार मारी और बस मौज, है ना। या फिर अब जैसे हस्तांतरण भुगतान का ये मतलब होता है जो एक तरफा होती है, इसको ट्रांसफ़र इनकम कह देते हैं, जो एक तरफा है। एक तरफा का मतलब हो गया जैसे आपने किसी बुजुर्ग को सरकार ने पेंशन दी, ये एक तरफा है। आपने किसी को गिफ्ट दिया, ये भी एक तरफा है। आपको स्कॉलरशिप मिली, ये भी एक तरफा है। तो हमारा जो देश होता है वो विदेशियों को भी हस्तांतरण भुगतान करता है और विदेशी भी हमारे देश को हस्तांतरण भुगतान करते हैं। जैसे हमने किसी दूसरे देश में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे पैसा भिजवा दिया, सिर्फ भिजवा दिया, आया नहीं, सही है। तो ट्रांसफ़र इनकम देशों में भी चलती रहती है। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता अपने पड़ोसी देश का। अभी अरब से एक आया था कोई प्रिंस टाइप का आदमी, उसने पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया, बदले में तो कुछ लेगा नहीं, है ना। तो ये भी एक हस्तांतरण भुगतान है। तो जैसे आप चंदा दे सकते हो, आपको चंदा मिल भी सकता है। तो उनके बीच का अंतर होता है ये शुद्ध हस्तांतरण का भुगतान।
और हम ये मान के चलते हैं कि विदेशी हमें ज़्यादा कर रहे होंगे, ऐसे। तो कोई खास ऐसा रटने वाला नहीं है। अगर तुम कारक भुगतान और ये लिख दोगे ना आयतों के लिए भुगतान, तो भी ठीक है। जैसे यहाँ आयत निर्यात दिखा दिया, यहाँ आयत और कारक भुगतान दिखा सकते हो। इसको अगर थोड़ा सा रिप्लेस भी करोगे तो चल सकता है, टीचर मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और पूरा क्या बन गया 4 सेक्टर। अब तुम्हें इसमें लास्ट में डिस्कस करना है ये वाला समावेश और वापसी। समावेश का मतलब होता है इंजेक्शन और लीकेज का मतलब होता है वापसी। अब मैं तुम्हें इंजेक्शन का मतलब एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। मान के चलना किसी व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपये, लेकिन उसका जो खर्चा है, उसका जो व्यय है, मान के चलते हैं 10,500 रुपये है। ये 500 रुपये उसके पास कहाँ से आए होंगे? मैं तुम्हें कुछ नाम बताता हूँ। हो सकता है उसने कुछ पैसे बचा के रख रखे हों, बचत में से खर्च कर दिए हों। हो सकता है उसने कुछ कर्जा ले लिया हो, तब खर्च कर दिए हों एक्स्ट्रा। हो सकता है उसने अपनी कोई संपत्ति बेची हो, 500 रुपये वहाँ से आए हों। तो इंजेक्शन का मतलब ठोकना होता है ना, कि इंजेक्शन लगा दिया आपके अंदर, एक दवाई फिल कर दी। तो जितना आप हैं उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर देते हैं। लीकेज में क्या होता है, आपकी जो सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है वो है 10,000, लेकिन आपका जो व्यय है वो है आपका मात्र 9,000। तो आपने 1,000 रुपये बचा लिए। इसको कह देते हैं लीकेज, यानी कि वापसी करना। अब इसको पढ़ लेते हैं हल्का सा, क्या कहता है वो। आय के चक्रीय प्रवाह के विस्तार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में आय उत्पादन के स्थान में वृद्धि होना। हटाओ इसको। आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार, देखो ये ना एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो, इंजेक्शन एंड लीकेज, इस पर बात करेंगे अभी। ये संकोचन किया जा सकता है। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत विस्तार को समावेश कहते हैं और वापसी को विड्रॉ कहते हैं। तो मैं ऐसे कह सकते हो कि आय के चक्रीय प्रवाह में यदि आप एक्स्ट्रा उसमें लगा और एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा समावेश उसमें कर देते हैं, आप उसमें एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, तो आप बात करते हैं इंजेक्शन की। ये हिंदी में परिभाषा लिखी हुई है। वो नोट्स वाली कॉपी किस पे है, कहाँ है वो? तो तुम ट्रांसफ़र करते रहते हो दूसरे पे। मेरे पास नहीं है, मैं उसमें दिखा देता। तो तुम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो, ये सही है। अगर आप बचा लेते हो अपने आय के चक्रीय प्रवाह में से, आपने कुछ पैसा निकाल लिया, तो वो कहलाएगा, ये तुम्हारा क्या कहते हैं इसको हिंदी में, वापसी, यानी कि विड्रॉ। ये विड्रॉ तो 1,000 रुपये निकाल लिए ना इसमें से, भाई 1,000 रुपये निकाल लिए और यहाँ क्या कर दिया, 500 रुपये एक्स्ट्रा उसमें इंजेक्ट कर दिए, समावेश कर दिए। सही है, बस ये है। अब ये तुम्हारा चैप्टर टन टनाटन डन है। ये पीछे परिभाषा दे रखी है, देखो ये रहा ना पीछे। वे समष्टि चर जिन्हें स्तर पर वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था के उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है, इन्हें सरकारी उपभोग व सरकारी निवेश व निर्यात आदि सम्मिलित हैं। मतलब ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, सरकारी व्यय, अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ा दे, सरकार अपना सरकारी व्यय बढ़ा दे, तो मार्केट में अपने आप भी इंजेक्शन, यानी कि भरण इंजेक्शन हो जाएगा। वापसी में क्या होता है, ये ना बहुत अजीब टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ, ये हमने आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो उससे देख लेना है। वे समष्टि चर जिनके स्तर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था के उत्पादन के स्तर में कमी होती है, इसे बचत, आगे ना वही शब्द, उपभोग के विपरीत, सरकार निवेश के विपरीत, यानी कि सरकार निवेश न करे, निर्यात के विपरीत सम्मिलित हैं। यदि वापसी को समावेश के बिल्कुल बराबर कर दिया जाए तो आय का चक्रीय प्रवाह स्थिर रखा जा सकता है। अगर आपका समावेश, यानी कि आपका इंजेक्शन और आपकी बचत, यानी कि आपका जो लीकेज है, अगर वो बराबर हैं तो आय का चक्रीय प्रवाह बिल्कुल स्थिर रहेगा, नहीं तो इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसको याद कर लेंगे ऐसा परिभाषा, एक एक नंबर में अपने पास लिखे हुए हैं, अपने को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब ये चैप्टर होगा तुम्हारा जेन्युइनली कंप्लीट। अभी एनसीईआरटी अभ्यास है, ये सब तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना होता है चैप्टर वाइज। देखो कितने सारे परीक्षा के लिए अभ्यास दे रखे हैं, ठीक। अभी डन है, बाकी जो होगा जब तुम पढ़ लोगे। अब तुम्हें सीखना है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इससे जो फॉर्मूलाज बनेंगे उन फॉर्मूलाज पे बात करेंगे और फिर टनाटन क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक।